हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो लेक्चर में। मैं हूं आपका दोस्त दीपेश गहलोत। बहुत लंबे समय बाद आज आपसे मिल रहा हूं, पर आज जो मैं खबर आपके सामने लेकर आया हूं वो बड़ी ही यहां पर चर्चा का विषय बनी हुई है। क्यों बनी हुई है? क्योंकि बात होने वाली है आज यहाँ पर भारतीय संविधान के कुछ अनुच्छेदों के बारे में। बात होने वाली है हमारी अभिव्यक्ति के बारे में। तो आइए चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर को। जैसे कि आप मेरे पीछे खबर देख ही रहे हैं, खबर है कुणाल कामरा की कॉमेडी से बवाल, स्टूडियो में तोड़फोड़ और द बीएमसी की कार्रवाई। हुआ क्या है कि ये हमारे पीछे जो फोटो देख रहे हैं ये एक फेमस कॉमेडियन कॉमेडियन मतलब बोला जाए तो ये अपने चुटकुले बनाते हैं और चुटकुले बनाने के बाद में उन्हें जनता के सामने प्रेषित करते हैं। स्टैंड अप कॉमेडियन की तरह ये बिहेव करते हैं। अब यहाँ पे हुआ क्या है, हाल ही के कुछ समय में इनका जो बोला जाए तो एक्ट है वो किसी विशेष पार्टी की तरफ झुका हुआ देखने को मिल रहा है। तो उसी पार्टी के समर्थन में इन्होंने यहाँ पर क्या करे हैं, कुछ यहाँ पर पंक्तियों की रचना करी थी, कुछ चुटकुले यहाँ पर सजाए थे और उन चुटकुलों का यहाँ पर परिणाम निकलकर देखने को मिला है कि इनका जो स्टूडियो है उस स्टूडियो में क्या हो चुकी है, तोड़ाफोड़ी हो चुकी है। पार्टी विशेष के जो लोग थे उन्होंने अपना समर्थन जताने के लिए इनके विरोध में यहाँ पर तोड़फोड़ कर दी। बात होने वाली है यहाँ पर महाराष्ट्र के बारे में। जी हाँ, आप मेरे पीछे जो फोटो देख रहे हैं यहाँ पर महाराष्ट्र के जो सीएम है एकनाथ जी शिंदे और कुणाल कामरा, इनके बीच में विवाद उत्पन्न हुआ। यहाँ पर लिखा है कुणाल फेस्ड एफआईआर हैबिटेड टू स्टूडियो वायलाइज्ड। यहाँ पर इनके ऊपर यहाँ पर एफआईआर भी हो चुकी है और एफआईआर होने के बाद में इनके स्टूडियो को भी एकनाथ शिंदे की जो समर्थित पार्टी है और उनके जो समर्थित लोग हैं उन लोगों ने यहाँ पर इनके स्टूडियो को पूरी तरीके से तोड़फोड़ कर दिया। फिलहाल ये अपने इनके शो आता था एक शट डाउन करके, यहाँ पर शट डाउन कुणाल, वहां पर ये अपने शो के कारण बहुत ज्यादा चर्चा में रहते थे। आगे देखते हैं, यही इनके कहने पर इनके जो बोला जाए तो स्टैंड अप कॉमेडियन में जो इन्होंने अपनी लाइंस कही है, जो चुटकुले सुनाए हैं, उनके खिलाफ यहाँ पर खबर निकली है, न्यूज निकल कर आती है। कुणाल कामरा कंट्रोवर्सी, व्हाट वाज द स्टैंड अप कॉमेडियन ग्रांड रिमार्क्स ऑन द शिंदे। मतलब शिंदे के ऊपर इन्होंने ऐसा क्या कह दिया, और कह दिया तो क्या हमें बोलने की आजादी नहीं है क्या? भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है जो हमें अभिव्यक्ति की आजादी देता है, तो क्या वो यहाँ पर वायलेट होता है क्या? क्या उसकी कुछ सीमाएं हैं क्या? उन सीमाओं को जानने का आज हम प्रयास करेंगे। यहाँ पर जो जया बच्चन जी है, जया बच्चन जी की तरफ से भी यहाँ पर खबर निकल कर आई है, उन्होंने भी अपनी तरफ से प्रश्न दागे हैं। क्या वेयर इज द फ्रीडम ऑफ स्पीच? क्या अब हमारी बोलने की भी आजादी खत्म हो चुकी है? क्या कोई व्यक्ति अपने विचारों को भी व्यक्त नहीं कर सकता है? ये अब यहाँ पर प्रश्न खड़ा होता है। आप कुणाल कामरा जी को देखिए, ये एक स्टैंड अप कॉमेडियन है जो दैनंदिनीय जो घटनाएं होती हैं उन घटनाओं के ऊपर अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, अपनी सूझबूझ के आधार पर कुछ चुटकुले बनाते हैं और उन्हीं के आधार पर इनका ये पेशा चलता है। फिलहाल ये लगभग 40 वर्ष के हो चुके हैं और ये अपने एक फेमस शो शट ऑफ कुणाल के नाम से यहाँ पर प्रचलित, लोगों के बीच में इनका जो शो यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रचलित था। पहले ये यहाँ पर अभी एकनाथ शिंदे जी के साथ जो विवाद हुआ, उस विवाद के साथ पहले भी ये जो बोला जाए तो अर्णब गोस्वामी और जो ओला के जो मालिक है उनके साथ विवादों को लेकर चर्चा में थे। फिलहाल की स्थिति में यहाँ पर स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा एक बार फिर विवादों में आ चुके हैं। कुणाल कामरा ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और यूट्यूब चैनल पर महाराष्ट्र पॉलिटिक्स के बारे में यहाँ पर कुछ बयान। यहाँ पर जो इनका यूट्यूब चैनल है, उस यूट्यूब चैनल के अंदर ये वाली जो वीडियो है नया भारत करके, इसके अंदर इन्होंने अपनी तरफ से पूरे वो स्टेटमेंट्स दिए हैं जो कि एकनाथ शिंदे की जो पार्टी है और उनके समर्थित लोगों को यहाँ पर आहत करती है। और बाद में जब ये पूरा घटनाक्रम हो गया तो उसके बाद में जब इन्होंने देखा कि ये मामला और उबाल पे जा रहा है, तो फिर उन्होंने उस छोटे से क्लिप को और निकाल कर क्या कर दिया है, साइड में दिखा दिया कि देखो भैया इसी के कारण वायलेशन हो रहा है और वायलेशन होगा भी तो अच्छी बात है, ये मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच का तरीका है, मैं यहाँ पर अपनी तरफ से मेरे विचारों को ही व्यक्त कर रहा हूँ, मैंने कोई ऐसी चीज नहीं बोल दी जो गलत। ये पूरी की पूरी कहानी इसी पैराग्राफ के कारण निकली है। कुणाल कामरा ने ये पूरे पैराग्राफ को गाया है, एक प्रसिद्ध गाना है, उस गाने को यहाँ पर अपनी राइमिंग देकर इन्होंने क्या करा है, शूट करा। मतलब गाने की जो लिरिक्स है उस लिरिक्स को इन्होंने चेंज कर दिया है, ट्यून वही थी। अब यहाँ पर बोला क्या है, 23 मार्च को कामरा जी ने एक वीडियो सामने आया था जिसके अंदर वो पैरोडी सॉन्ग गा रहे थे। इसमें पहली लाइन लिखकर उन्होंने बताया है, ठाणे की रिक्शा, चेहरे पर दाढ़ी, आंखों पर चश्मा है। कुणाल ने इसे फिल्मों में दिल तो पागल है के गाने पर यहाँ पर धुन पर प्रेषित करा। अब धीरे धीरे इन लाइनों को समझते हैं। जैसे क्या है,
कामरा का पैरोडी सॉन्ग जिस पर हुआ विवाद, उसके अंदर शुरुआती लाइन है, ठाणे की रिक्शा, चेहरे पर दाढ़ी, आंखों पर चश्मा है। अब ये किसके लिए कह रहे हैं? ये कह रहे हैं एकनाथ शिंदे जी के लिए। अब जैसा कि मैं बताऊं, हमारे देश के अंदर छोटी बड़ी अलग अलग पार्टियां हैं। यहाँ पर जो कुणाल कामरा है, उनका जो एक इंक्लिनेशन या बोला जाए तो झुकाव, यहाँ पर जो हमारी लेफ्टिस्ट पार्टियां हैं, जैसे कि जो अपोजिशन में पार्टियां हैं, उनकी तरफ जाता है। ये उद्धव ठाकरे के साथ में नजर आते हैं, ये राहुल गांधी के साथ में नजर आते हैं, ये जो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट है हमारी बीजेपी है, उनके विरोध में नजर आते हैं। तो हमारी जो महाराष्ट्र के अंदर सरकार है, बीजेपी समर्थित सरकार है, और उसी के अंदर एकनाथ शिंदे जी पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और उन्हीं के ऊपर इन्होंने यहाँ पर क्या करा है, टारगेटेड सॉन्ग लिखा है। ऐसा कहा जा रहा है ये सॉन्ग सिर्फ एकनाथ शिंदे को टारगेट करके नहीं लिखा गया है, ये पूरी की पूरी बीजेपी को, या ओवरऑल कहा जाए तो मोदी जी को टारगेट करके लिखा गया है। पर मोदी जी के ऊपर प्रश्न उठाना एक बहुत बड़ी बात है, इसलिए टारगेटेड पर्सन अभी सिर्फ एकनाथ शिंदे जी को रखा गया। अब यहाँ पर गाने की लाइनों को थोड़ा सा लिखा क्या है, ठाणे की रिक्शा, चेहरे पर दाढ़ी, आंखों पर चश्मा है। ये बात कही गई है किसके लिए? एकनाथ शिंदे के लिए, क्योंकि एकनाथ शिंदे पहले रिक्शा चालक हुआ करते थे, रिक्शा चलाते थे, और अभी उनके चेहरे पर दाढ़ी है और आंखों पर चश्मा भी है, तो लाइन उनके लिए लिखी। दूसरा, एक झलक दिखलाए कभी गुहा घाटी में छिप जाए। अब ये गुहा घाटी का सीन क्या है, इसको मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। फिर मेरी नजर में तुम देखो गद्दार नजर वो है। अब इन्होंने गद्दारी भी करी है, उस गद्दारी को भी समझेंगे। ठाणे की रिक्शा, चेहरे पर दाढ़ी, आंखों हुआ चश्मा, हाय मंत्री नहीं वो दल बदलू है, कहाँ क्या कहा जाए, जिस थाली में खाए उसी में छेद कर जाए, मंत्रालय से ज्यादा फडणवीस की गोदी में मिल जाए, तीर कमान मिला है इसको भी बाप मेरा ये चाहे। मतलब कहने को ओवरऑल ये एकनाथ शिंदे जी के ऊपर टारगेटेड करके लिखा गया। अब थोड़ा सा मैं इसकी पीछे की जो कहानी उसको समझाने का प्रयास करता। हुआ क्या है कि जो एकनाथ शिंदे जी, पहले तो यहाँ पर उद्धव ठाकरे जी के समर्थन में सरकार चलती थी, उसको थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। ये जो पूरी की पूरी पैरोडी लाइन है, इनको आप थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। ये जो यहाँ पर कुणाल कामरा है, इसी शो के अंदर इन्होंने पूरे के पूरे यहाँ पर इस लाइन को गाया। अब ये लाइन किसके ऊपर गाई गई है? तो ये लाइन गाई गई है महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के ऊपर। अब थोड़ा सा इस पूरे के पूरे मामले को हम समझने का प्रयास करते हैं। ये हमारा प्यारा भारत, और इस प्यारे भारत के अंदर ये जो क्षेत्र विशेष रेड कलर से दिख रहा है, ये महाराष्ट्र का क्षेत्र। और महाराष्ट्र के अंदर बेसिकली यहाँ पर कुछ मेजर 5 पार्टियां, जिसके अंदर भाजपा है, शिवसेना है, एनसीपी है, कांग्रेस और अन्य। अब थोड़ा इन पार्टी के रिलेशन को भी हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना एक बहुत मेजर पार्टी। यहाँ पर क्या हुआ करता था, पहले जब पुराना समय था, तो पुराने समय में कांग्रेस की सरकारें मेजरली यहाँ पर रोल प्ले करती थी, और कांग्रेस की सरकार जब थी तो वहां पर जो महाराष्ट्रियन लोग थे, उनको वहां पर नीची नजरों से देखा जाता था। तो उन नजरों से उठाने के लिए वहां पर बाला साहब ठाकरे जी ने एक पार्टी बनाई थी, जिसे नाम दिया गया था शिवसेना। अब शिवसेना की जो आइडियोलॉजी थी, उस आइडियोलॉजी के अंदर ये था कि महाराष्ट्रियन लोग या मराठी लोग हैं, उन्हीं की सत्ता होनी चाहिए या वो केंद्र में होने चाहिए। तो उन्होंने शिवसेना को ऐसे करके आगे बढ़ाया, और फिर उसके बाद में वो प्रो राइट विंग होती गई, और कांग्रेस हमारी लेफ्ट विंग की पार्टी थी। तो ऐसे यहाँ पर 2 सत्ता प्रमुख रूप से देखने को मिली, एक थी कांग्रेस और दूसरी थी शिवसेना। शिवसेना राइट विंग की पार्टी थी, धर्म का समर्थन करती थी, मराठियों का समर्थन करती थी, जबकि कांग्रेस एक लेफ्ट विंग की पार्टी थी। और बाद में धीरे धीरे जो बीजेपी है, बीजेपी भी प्रो राइट विंग बनते हुए यहाँ पर आ गई। और एक और पार्टी है जिसका नाम है एनसीपी। एनसीपी यहाँ पर कांग्रेस का ही प्रतिरूप मानी जाती है। अब लंबे समय तक यहाँ पर शिवसेना का शासन रहा। शिवसेना के शासन के बाद में अब बात आती है यहाँ पर लगभग 2014 के चुनाव से। 2014 का जब चुनाव हुआ था, तो उस चुनाव के अंदर जो हमारी बीजेपी पार्टी और बीजेपी पार्टी के बाद में शिवसेना है, दोनों को ही यहाँ पर बहुमत नहीं मिला। यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको इनका जो चार्ट है, उस चार्ट को आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। ये जो 2014 का रिजल्ट आया था, 2014 के रिजल्ट के अंदर भाजपा को मिली थी 122 वोट, शिवसेना को मिले हैं 63 वोट, कांग्रेस को मिले हैं 42 और एनसीपी को मिले हैं 41 वोट। अब यहाँ पर इतने वोट मिलने के बाद में अगर सरकार बनानी है, तो उस सरकार को बनाने के लिए हमें चाहिए यहाँ पर 145 वोट। तो यहाँ पर 2014 के अंदर भाजपा और शिवसेना के समर्थन से सरकार बन जाती है। भाजपा और शिवसेना के समर्थन से जब सरकार बनती है, तो वहां पर ये जो उद्धव ठाकरे जी के एक समर्थन में, उद्धव ठाकरे तो शिवसेना के हैं, पर यहाँ पर जो महाराष्ट्र के
मुख्यमंत्री के रूप में देवेंद्र फडणवीस जी बनकर सामने आते हैं। और इन्हीं की पार्टी के अंदर, शिवसेना के अंदर, एकनाथ शिंदे जी यहाँ पर बोला जाए तो कुछ विधायकों की कैटेगरी के अंदर यहाँ पर जैसे तैसे जो 2014 की जो सरकार थी ये चली और धीरे धीरे आगे बढ़ती गई। अब धीरे धीरे जब ये आगे बढ़ती गई तो अब यहाँ पर शिवसेना को एक तरीके से ये लगने लगा था कि भैया ये जो चार्ट है ना, इस चार्ट को ध्यान से देखो, इसके अंदर 63 विधायक हमारे, अगर ये 63 विधायक ना हो तो फिर क्या बीजेपी पार्टी चला पाएगी क्या? तो शिवसेना को यहाँ पर गुमान हो गया था कि ये जो महाराष्ट्र के अंदर सरकार चल रही है ये हमारे कारण चल रही है, हम जब चाहेंगे सरकार बना सकते हैं और हम जब चाहेंगे तो सरकार को गिरा सकते हैं। ये शिवसेना की यहाँ पर आइडियोलॉजी आ गई। और इनके जो प्रमुख भूतपूर्व जो नेता थे, बाला साहब ठाकरे जो शिवसेना के संस्थापक थे, उनकी ये आइडियोलॉजी थी कि मैं मरते मरते मर जाऊंगा पर मैं कभी भी यहाँ पर कांग्रेस के साथ नहीं मिलूंगा। कांग्रेस क्या है, एक उत्कृष्ट विचारों की पार्टी नहीं, गिरे हुए विचारों की है, यहाँ पर हमेशा से हमें दबाया गया है। तो इस तरीके से यहाँ पर बाला साहेब के जो विचार हैं वो कांग्रेस के प्रतिकूल है। जबकि 2019 का जो इलेक्शन आता है उसके अंदर यहाँ पर जो उद्धव ठाकरे जी ने क्या कर दिया, गेम कर दिया। 2019 के रिजल्ट के अंदर अगर हम देखें तो भाजपा को 105 वोट मिले हैं, शिवसेना को 56 सीटें मिली हैं, एनसीपी को 54 और कांग्रेस को मिली है 44। तो अब यहाँ पर जो उद्धव ठाकरे जी का दिमाग चला कि भैया हम यहाँ पर भाजपा के साथ ही क्यों जाए, हम जाते हैं एनसीपी के साथ में और कांग्रेस के साथ में। तो इन्होंने शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस को मिलाकर क्या कर ली, यहाँ पर सरकार बना ली। 2019 के अंदर यहाँ पर सरकार बनी और उद्धव ठाकरे यहाँ पर मुख्यमंत्री बनकर अब जब उद्धव ठाकरे यहाँ पर मुख्यमंत्री बनकर सामने आए और आपकी जो पार्टी थी उस पार्टी की प्रमुख आइडियोलॉजी यही थी कि हम कांग्रेस के विरोध में बने, और बाद में उद्धव ठाकरे ने ही क्या करा, इस पूरी की पूरी पार्टी को कांग्रेस में जाके मिला दिया। तो फिर यहाँ पर क्या होने लगे, मतभेद उत्पन्न होने लगे, लोगों के बीच में विवाद उत्पन्न होने लगा कि भैया हमने आपको समर्थन दिया और आपने उस समर्थन का गलत प्रयोग करा, मतलब आपने हमारे यहाँ पर जज्बातों के साथ में खेल लिया, आप कांग्रेस के साथ में मिल गए। तो वही हुआ, बाद में धीरे धीरे पार्टी में दरार पड़ने लगी और दरार पड़ने के बाद में एकनाथ शिंदे जी अपनी पार्टी में लगभग 40 विधायकों को लेकर क्या हो जाते हैं, बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। अब जब भी क्या होता है, एक यहाँ पर कानून सामने आता है जिसे बोला जाता है एंटी डिफेक्शन लॉ। अब एंटी डिफेक्शन लॉ क्या कहता है, एक पार्टी से दूसरी पार्टी में हम विधायकों को या सांसदों को तभी माना जाएगा या जो ट्रांसफर तभी माना जाएगा जब लगभग 2/3 विधायक यहाँ पर चले। जब 2/3 विधायक यहाँ पर क्या हो गए, एकनाथ शिंदे जी के साथ में निकलकर वहां पर भाजपा के साथ शामिल हो गए, तो यहाँ पर विवाद उत्पन्न हो गया कि शिवसेना पार्टी कौन सी बची, शिवसेना उद्धव ठाकरे वाली पार्टी है या शिवसेना एकनाथ शिंदे जी वाली पार्टी। जब कोर्ट में केस चले और बाद में विवाद हुए तो सरकार ने भी यहाँ पर क्या बोला कि सरकार ने नहीं, यहाँ पर जो कोर्ट ने भी यही बोला कि ये जो एंटी डिफेक्शन लॉ है जो ये कहता है लगभग जब 2/3 आपके जो विधायक हैं अगर वो जाते हैं तो पार्टी का नाम भी उन्हीं के साथ में जाएगा। तो शिवसेना ओरिजिनली किसकी है, एकनाथ शिंदे की है। और वहां पर जो उद्धव ठाकरे ये कह रहे थे कि इस शिवसेना का निर्माण तो बाला साहब ठाकरे मतलब मेरे पिताजी ने करा था, तो ये पार्टी मेरी है। पर कोर्ट ने बाद में यहाँ पर उसके जो पार्टी का सिंबल था, सिंबल भी यहाँ पर एकनाथ शिंदे जी को दे दिया। और ओवरऑल यहाँ पर क्या हुआ, एकनाथ शिंदे अपने 40 विधायकों के साथ में यहाँ पर बीजेपी के अंदर शामिल हो गए, बीजेपी के साथ में यहाँ पर गठबंधन कर लिया। और गठबंधन करने के बाद में देखिए इसके पीछे जब गठबंधन होता है तो वहां पर बहुत ज्यादा क्या रखनी पड़ती है, प्रिकॉशंस रखने पड़ते हैं। क्योंकि देखिए गठबंधन हो रहा है तो आज के जमाने में अगर हम देखें तो कोई भी राजनेता दूध का धुला हुआ नहीं, सब पैसे की मोह माया में लगे हैं, सब अपने घर बनने को लगे, कोई भी देश के विकास में नहीं लगा। राजनीति में क्यों आते हैं राजनेता, आप सामने रहकर, आप जनता के बीच में रहकर भी लोगों की भलाई कर सकते हैं, देश का कल्याण कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। अगर कोई राजनीति में आ रहा है तो 99% या 90% चांसेस ये रहते हैं वो भ्रष्टाचार के लिए आ रहे हैं, अपना जो उल्लू सीधा करने के लिए आज के समय में राजनेता बनते हैं। तो यहाँ पर जब भी क्या होता है, अगर कोई राजनेता चुनाव जीता है, कोई विधायक कोई सांसद चुनाव जीता है, तो अब उसके लिए जरूरी है कि वो पार्टी में रहे। और पार्टी में रहते हैं तो ये क्या करते हैं, उच्च पदों की मांग करते हैं कि हमें ये वाला विभाग चाहिए, हमें वो वाला विभाग चाहिए। तो जैसे तैसे पार्टी क्या करती है, विधायकों को अपने कंट्रोल में रखती है। पर जब विधायक क्या हो जाते हैं, एक दल से निकलकर दूसरे दल में जाते हैं,
तो वहां पर पैसे की खरीद फरोख्त चलती है कि एक एक विधायक करोड़ों रुपए में बिकता है, एक एक सांसद करोड़ों रुपए में बिकता है। तो उसके लिए जरूरी है कि जब ये जो एक पार्टी से दूसरी पार्टी में समागम किया जा रहा है, एक पार्टी से दूसरी पार्टी के अंदर यहाँ पर ट्रांसफर हो रहा है, तो उस समय विधायकों को मिलने ना दिया जाए, विधायकों को एक दूसरे से मिलने ना दिया जाए या भारी संपर्क ना हो। क्योंकि अगर भारी संपर्क हो गया तो जो ऑफर अभी उन्हें मिल रहा है उससे भी अच्छा ऑफर मिल सकता है, और ऑफर जब अच्छा मिलेगा तो उसके चांसेस ये रहेंगे कि वो उस पार्टी में शामिल हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए जो एकनाथ शिंदे हैं, एकनाथ शिंदे की जो पार्टी टूटी है, कोई ना कोई इंटरेस्ट पर ही आकर टूटी होगी, ठीक है, कोई ना कोई इंटरेस्ट पर ही आकर टूटी होगी कि बीजेपी ने ये ऑफर करा। अब कल को बीजेपी ने इन सबको लेकर कहाँ चले गए, गुवाहाटी लेकर चले गए। देखिए अब थोड़ा सा आपको वो पूरी की पूरी कहानी समझ में आएगी। जो यहाँ पर एक जो डायलॉग के रूप में कुणाल कामरा ने यहाँ पर कह के सुनाई थी, ठीक है, ये देखिए कुणाल कामरा ने क्या लिखा है, ठाणे की रिक्शा चेहरे पर दाढ़ी आंखों पर चश्मा है। मतलब ठाणे में रिक्शा चलाते थे, चेहरे पर दाढ़ी और आंखों में चश्मा है। ये है कौन, एकनाथ शिंदे। एक झलक दिखलाए कभी गुवाहाटी में छप जाए। तो गुवाहाटी में छपने का मतलब क्या है कि आपने अपनी पार्टी के साथ में यहाँ पर धोखा करा, आपने गद्दारी करी, वो पार्टी में कहाँ छुपे हुए आप, गुवाहाटी में छुपे। मतलब जब ये पार्टी टूटी थी एकनाथ शिंदे की, और मतलब जो उद्धव ठाकरे से अलग हुई थी, तो ये सब जाके गुवाहाटी में छिप गए थे। क्यों? क्योंकि गुवाहाटी में एक सेफ प्लेस में जाके चले गए थे। क्योंकि अगर कोई बाहरी पार्टी इनसे और समर्थन करती है, मतलब इनके पास कोई ऑफर लेके आती है, तो वो ऑफर इतने अच्छे रहते हैं कि कोई भी विधायक उसमें बिक जाएगा, कोई भी सांसद उसके अंदर बिक जाएगा। ये ऐसा रहता है इसके अंदर। तो इसीलिए जब भी एक दल से दूसरे दल में शिफ्टिंग होती है तो सांसद और विधायकों को बसों में भरकर किसी सेफ हाउस में भेज दिया जाता है कि भैया 3, 4, 5, 10 दिन तुमको यहीं रहना है, जब तक हमारा यहाँ पर फ्लोर टेस्ट नहीं हो जाता है। फ्लोर टेस्ट होगा, तुमको हमारा समर्थन देना पड़ेगा और फिर तुम बाहर निकलना, अदरवाइज तुम हमारे पास में रहोगे अभी जब तक। तो यहाँ पर गुवाहाटी में छुप जाए और मेरी नजर में तुम देखो गद्दार नजर हुआ है। तो हाँ, सीधी बात है कि अगर आपने आपकी पार्टी के साथ में यहाँ पर क्या करिए, धोखाधड़ी करिए, तो गद्दार हैं। ऐसी कोई नई चीज उन्होंने नहीं कह दी है कुणाल कामरा, ठीक है, ये तो एक अभिव्यक्ति की आजादी है। अभी उन्होंने बोला तो एकनाथ शिंदे के समर्थक लोगों ने क्या कर दिया है, उनका जो स्टूडियो था उस स्टूडियो को तोड़ दिया। तो गद्दार तो वहां पर उद्धव ठाकरे भी कहते हैं। तो उद्धव ठाकरे का जो मातोश्री हाउस है, क्या उसको भी तोड़ दोगे? उतनी तो हिम्मत किसी में नहीं है। मतलब ओवरऑल यहाँ पर टारगेट किया गया था यहाँ पर कुणाल कामरा को, वही चीज यहाँ पर बताई जा रही है। तो इस तरीके से यहाँ पर 2019 का जो चुनाव था वो एक निर्णायक था। उस निर्णायक मोड़ के अंदर एकनाथ शिंदे की पार्टी ने क्या कर रहा है, यहाँ पर बीजेपी को समर्थन दे दिया, और बीजेपी को समर्थन देने के बाद में लगभग ये 40 एमएलए को लेकर 22 जून 2022 को यहाँ पर बोला जाए तो शिवसेना से अलग हो गए थे, और शिवसेना से अलग होने के बाद में यहाँ पर ये बीजेपी से जुड़ गए, और बीजेपी से जुड़ गए तो उसके बाद में इन्हें उप मुख्यमंत्री बना दिया गया, और जो देवेंद्र फडणवीस है उन्हें यहाँ पर मुख्यमंत्री बना दिया गया। ओवरऑल यहाँ पर इस तरीके से ये पूरा का पूरा अभी विवाद चल रहा है। यहाँ पर जो इनके बोला जाए तो एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री के रूप में है, अपोजिशन में यहाँ पर जो उद्धव ठाकरे जी हैं, जो बाला साहब ठाकरे के यहाँ पर पुत्र हैं। और ऐसा कहा जाता है कि जो कुणाल कामरा है, ये कुणाल कामरा जो लेफ्टिस्ट पार्टी है, बोला जाए तो कांग्रेस के साथ में राहुल गांधी जो कन्हैया कुमार है, इन सभी के साथ में मिले जुले हैं, और इन्हीं के कहने पर क्या करते हैं, टारगेट करते हैं। जैसे थोड़े समय पहले मोदी जी और अंबानी को टारगेट करा था, अर्नब गोस्वामी को टारगेट करा था, ओला उबर वाले को टारगेट करा था, वैसे ही अब यहाँ पर टारगेट करा जा रहा है किसको, यहाँ पर शिवसेना को। शिवसेना के जो बोला जाए तो एमएलए जो भी इसके अंदर ट्रांसफर हुए थे, उनको गद्दार की कैटेगरी कही जा रही। और जब ये गद्दार कहा गया एकनाथ शिंदे जी को, तो उसी के विरोध में एकनाथ शिंदे जी के जो समर्थक हैं, उन्हीं लोगों ने आकर कुणाल कामरा का जो स्टूडियो है, उस स्टूडियो को यहाँ पर क्या कर दिया, तोड़ दिया है, तहस नहस कर दिया। तो अब प्रश्न ये उठता है, क्या हमारे देश के अंदर बोलने की आजादी नहीं? क्या हम हमारे विचारों को व्यक्त नहीं कर सकते? क्या जो वास्तविकता है हम उस वास्तविकता को बता नहीं सकते? क्या अगर हम वास्तविकता को बताएंगे तो क्या हमारे साथ ऐसा हो सकता है? अगर मैं बोल रहा हूं तो मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है क्या? ये प्रश्न उठता है। तो बाद में सबसे बड़ा यहाँ पर गेम क्या हो गया कि जो इनने जो कहा वो कहा, अपने मन के विचारों को व्यक्त कर,
पर इन्होंने हाथ में जो क्या ले लिया है, जो लाल और काले कलर का जो एक बुक ले रखी, इसको भारतीय संविधान कहते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के यही वेरिएंट उन्होंने यहाँ पर अपनी अभिव्यक्ति को प्रदर्शित करने के लिए यूज करा। ये वेरिएंट कौन सा वाला है, जो राहुल गांधी यूज करते हैं संसद में अपना प्रतिशोध बताने के लिए। हमारे घर के अंदर भी भारतीय संविधान रखा है, भारतीय संविधान की अलग अलग प्रतियां आती हैं, अलग अलग पब्लिकेशन हाउस की आती है, और सिर्फ ये अपना संबंध दर्शाने के लिए कि देखो मैं राहुल गांधी का समर्थक हूँ। इसलिए राहुल गांधी जो यहाँ पर अपना विरोध के लिए संविधान का प्रारूप क्या बोला जाए तो फॉर्मेट, ये पब्लिकेशन हाउस जो दिखाते हैं वही पब्लिकेशन हाउस यहाँ पर कुणाल कामरा ने दिखाया। तो इसका एक सीधा साधा मतलब यही निकाला जा रहा है कि कुणाल कामरा का जो इंक्लिनेशन है वो पार्टी विशेष के लिए है, वो राहुल गांधी की तरफ है, वो यहाँ पर अपोजिशन में जो पार्टी है उद्धव ठाकरे हैं उनके लिए। अब यहाँ पर जो मीम्स का मार्केट भी गर्मा रहा है, क्यों? क्योंकि जो एक समय रहना थोड़े समय पहले क्या कर दिया था, अपने शो के अंदर रणवीर अलाहाबादिया को बुला लिया था, डार्क ह्यूमर हुए थे और उनके बिहाफ पर इनके ऊपर क्या हो गई थी, कॉमेडी हो गई। तो ये कह रहे हैं मैंने तो सिर्फ डार्क कॉमेडी की थी, उन नेताओं ने मुझे यहाँ पर क्या कर दिया, अंदर कर दिया, मतलब मेरे शो को गिरा दिया। तुमने तो नेताओं पर ही क्या कर दिया, कॉमेडी कर दी, तो अब तुम्हारे साथ क्या होने वाला है कुणाल कामरा, मतलब तुम भी अब हमारे ग्रुप में शामिल हो गए हो, रणवीर अलाहाबादिया मेरे, और यहाँ पर अब देखो तुम्हारे साथ में क्या हो। बाद में जो जया बच्चन जी है, जया बच्चन जी ने भी अपनी तरफ से क्या करे हैं, कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, जिसके अंदर उन्होंने बोला है कि ओवरऑल भारतीय संविधान हमें अभिव्यक्ति की आजादी देती, क्या उस अभिव्यक्ति की आजादी का यहाँ पर उपयोग होना चाहिए नहीं होना चाहिए। इन्होंने यही प्रश्न किसके ऊपर दे दिए, मीडिया पे दे दिए कि भैया तुम भी तो प्रश्न पूछते हो, तुम भी तो बोलते हो, कल को तुम्हारे ऊपर भी इस तरीके से क्या हो सकता है, हमला हो सकता है। तो ये जो संविधान ने जो हमें अधिकार दिया है किस तरीके से लिया जा रहा है, मतलब इसका प्रयोग हो रहा है, संविधान यहाँ पर लागू हो रहा है, क्या केंद्र सरकार इसके ऊपर अपना कुछ मत प्रकट करेगी। केंद्र सरकार तो बोल रही है कि जो यहाँ पर कुणाल कामरा ने कहा है वो गलत है, पर कुणाल कामरा गलत है वो ठीक है, पर कुणाल कामरा जो अभिव्यक्ति की आजादी का उपयोग कर रहा है, क्या तुम उसका समर्थन करते हो? क्या तुम वो बोल रहे हो जैसे कि यहाँ पर मोदी जी का थोड़े समय पहले एक पॉडकास्ट में उन्होंने बोला था आई वेलकम क्रिटिसिज्म, तो यहाँ पर कुणाल कामरा ने क्रिटिसिज्म ही तो करी है। बीजेपी पार्टी, बीजेपी के समर्थित पार्टी, बीजेपी की जो गठबंधन की पार्टी है उसका क्रिटिसिज्म ही तो करा है, और क्या करा है। इतना सा क्रिटिसिज्म करने पर यहाँ पर मोदी जी आप देखिए क्या हुआ है, बेचारे के स्टूडियो को ही क्या कर दिया, उड़ा दिया। ठीक है, तो ओवरऑल पॉलिटिक्स है। यहाँ पर जो मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने क्या कहा है, कुणाल कामरा को माफी मांगनी चाहिए, बर्दाश्त नहीं करा जाएगा। ठीक है, तो गद्दार तो तुमको वहां पर उद्धव ठाकरे भी बोलते हैं, उसको बर्दाश्त कर लो ना, उसको तो बड़ा बर्दाश्त कर लेते हो, लेकिन अगर हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी को बदनाम किया जा रहा है तो ये सही नहीं। ठीक है, पॉलिटिक्स है, चलती रहती है। तो यही यहाँ पर ओवरऑल खबर थी, जिसके अंदर प्रश्न ये उठकर खड़ा होता है, क्या हमारे देश के अंदर संविधान की तरफ से जो हमें अधिकार दिए गए, मूल अधिकार जिसके अंदर अभिव्यक्ति की आजादी, वो किस हद तक प्रयोग की जानी चाहिए, उसके ऊपर क्या बोला जाए तो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, कितनी हद तक हम उसका प्रयोग कर सकते हैं, ये प्रश्न अब हमारे सामने खड़ा हो रहा है। देखते हैं भविष्य में क्या होता है। कुणाल कामरा के ऊपर एफआईआर तो हो चुकी है, पर बाद में जो कोर्ट क्या है, इनको राहत देती है या नहीं देती है, उद्धव ठाकरे जो इनके समर्थित है वो इनका समर्थन करते हैं या नहीं करते हैं, देखते हैं। पर खुशी का माहौल तो उद्धव ठाकरे की तरफ है, जबकि विरोध का माहौल यहाँ पर एकनाथ शिंदे की तरफ से देखा जा रहा है। तो यही थी आज की हमारी वीडियो, जिसके अंदर हमने पूरे के पूरे मैटर को समझने का प्रयास करा है। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।